हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपकी मार्च में हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम है और हिंदी व्याकरण आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी ग्रामर की जीरो मिस्टेक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ताकि आप व्याकरण में 16 में से पूरे 16 अंक ला सकें। इस वीडियो में हर व्याकरण टॉपिक का शॉर्ट और क्लियर कंसेप्ट समझाया गया है और पिछले साल का ओरिजिनल सीबीएसई क्वेश्चन पेपर के व्याकरण के सवालों को बोर्ड पैटर्न के अनुसार डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण में वही आए जो आपको आता हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बोर्ड एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट पे। देखिए ये आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका जो है परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन है। इसमें जो खंड ख देखिए भारांक व्यवहारिक व्याकरण का 16 अंक है। टोटल 4 खंड है जिसमें व्याकरण के कुल 16 अंक है। मैं बता दूं 20 प्रश्न रहेंगे, हर एक भाग में 5-5 प्रश्न रहता है और 5 में से कोई 4 बनाने होते हैं आपको। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि देखो पिछले साल तक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे, व्याकरण के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आते थे, लेकिन इस वर्ष से ये हुआ है कि अब डिस्क्रिप्टिव पूछा जा रहा है। मतलब ये कि आपको उसके आंसर लिखने पड़ेंगे। खंड का जो है व्यवहारिक व्याकरण मैंने आपको बता दिया किस तरह का पैटर्न होता है। अब इसके ओरिजिनल क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आता है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का व्यवहारिक व्याकरण क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 4 प्रश्न 5 में से किन्हीं 4 का क्या किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। एक तो रूपांतरण वाला क्वेश्चन आता है, रूपांतरण। दूसरा है सरल वाक्य में बदलिए, है ना। तीसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का नाम लिखिए और चौथा है आश्रित उपवाक्य। देखिए इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वाच्य करके सर्च कीजिएगा, वाक्य भेद करके सर्च कीजिएगा। मैंने टोटल 20-25 एमसीक्यू टाइप के बेस पे अलग वीडियो बना रखा है और कंसेप्ट का भी अलग वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से देख लीजिए। 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो वाक्य भेद वाला क्वेश्चन आता है, एक आता है रूपांतरण, और एक क्वेश्चन कंफर्म रूप से आश्रित उपवाक्य से आता है। तो आश्रित उपवाक्य 3 ही है, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके 4 पार्ट और बनाने वाला हूं जिसमें एक एक करके सारे पार्ट के स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फिक्स है वाच्य के लिए। वाच्य जो है उसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं कि वाच्य आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोशिश कीजिए कि 4 ही लिखिए। अब बच्चे क्या करते हैं 5 लिख देते हैं। तो देखिए सीबीएसई का रूल सिंपल है कि पहले 4 को चेक किया जाता है, 5वें को चेक नहीं किया जाता है। तो अगर 4 आपको जो लगता है सही है आप उसी को लिखिए। इसके क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं कि कर्तृवाच्य में बदलिए और वाच्य भेद पहचानना है, कर्मवाच्य में बदलिए, वाच्य भेद पहचानना है। देखिए सिंपल है, या तो वाच्य भेद आपको पहचानना होगा, कर्तृभेद 3 ही है, कर्तरी कर्म और भाव, या फिर बदलना होगा कि कर्तरी से भाव में बदलो। इस तरह से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पद परिचय के लिए है। पद परिचय का मैंने भी सेपरेट वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। पद परिचय का देखिए, पद परिचय मतलब क्या कि कोई शब्द है वाक्य में प्रयुक्त है, अब उस शब्द को व्याकरण दृष्टि से हम क्या क्या उसको बता सकते हैं, यही है। तो पद परिचय से मान लो सामने, अपनी, और, ग्रंथ और वे। अब इस तरह से आपके प्रश्न है। ये पिछले साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो जो अंडरलाइन है क्वेश्चन है कि रेखांकित जो है उसके पद परिचय बताने हैं। अब मान लो इस तरह से कोई भी आ गया, जैसे मान लो इसको ऐसे समझिए, मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अगर मान ले राम आम खाता है तो राम अंडरलाइन है। अब राम के बारे में आपको बताएं तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए और क्या है, समुच्चय बोधक है, और समुच्चय बोधक योजक है ना, समुच्चय बोधक है, बस इतना लिखना है। और व्याकरण का अंतिम जो कोई पार्ट है वो है अलंकार। अलंकार आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 में से 4 आपको पहचानना होता है। देखिए याद करके नहीं आना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अलंकार किधर होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं पिछले 3 साल से क्वेश्चन देख रहा हूँ, पिछले 3 साल जो पैटर्न बदला है आपको सिर्फ अलंकार पहचानने के लिए आता है। तो जैसे उस काल मारे क्रोध के तने कांपने लगे, मानो हवा, मानो है, मैंने अलंकार से रिलेटेड भी लॉन्ग वीडियो बना रखा है, तो वो काफ़ी फेमस भी हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मानो है तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5
सारे अलंकार देखिए सब में सिर्फ आपको पहचानने के लिए सिर्फ एक आया है कि अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण आप कैसा भी दे सकते हैं कि मेरे पैर पटकते ही जमीन धंस गया, इसमें अतिशयोक्ति है, सिंपल है। तो इस प्रकार व्याकरण में टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसको इसी तरह से करना है जो मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन पर ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के निर्देश जो होते हैं वो हैं। इसमें देखिएगा खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। अब देखिए इसको हम बारी बारी से हर एक टॉपिक को क्लियर शॉर्ट में कंसेप्ट को भी समझेंगे और इसको 4 स्तंभ को पहले देखते हैं। देखिए कि व्याकरण का जो 4 स्तंभ है उसमें टोटल 16 अंक हैं। वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, इन सब के 4-4 अंक हैं आपके। इसके बाद वाक्य भेद पे सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पे कि बनावट कैसी हुई, इसके आधार पे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि देखो इसको 3 भेद है। सरल वाक्य क्या होता है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि सरल वाक्य एक ही कर्ता एक ही क्रिया, उदाहरण राम पढ़ता है। इसके बाद सेकंड में आता है संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है कि 2 सरल वाक्य आपस में कोई समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, इसकी पहचान और, तथा, लेकिन, अथवा, या, इसलिए ये है। तीसरा है और लास्ट मिश्र वाक्य। इसमें क्या होता है कि एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक गौण यानी आश्रित उपवाक्य होता है। इसका जो पहचान है जो, कि, क्योंकि, जब, यदि, ताकि, ये मिश्र वाक्य की पहचान वाले शब्द हैं जब वाक्य में इस तरह के वर्ड यूज हो। तो देखिए वाक्य में जो है 0 मिस्टेक कैसे करें, 3 गोल्डन रूल याद करना है। ये मेरा अपना मैंने बना रखा है ताकि बच्चों को गलती बिल्कुल भी ना हो कि सरल वाक्य मतलब एक ही क्रिया होगी। संयुक्त वाक्य में है क्या कि और, किंतु, परंतु, इसलिए, मिश्र। मिश्र में क्या है क्योंकि, जो, कि, जैसा, वैसा, इस तरह के शब्द आपको अगर मिलते हैं तो समझ जाइए कि ये मिश्र वाक्य। ये तीनों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके कि सरल, संयुक्त, ये जो गोल्डन रूल है। अब देखिए पिछले साल का जो प्रश्न पत्र था वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ये पैटर्न है बिल्कुल। तो पहला देखिए वो रूपांतरण वाले क्वेश्चन आ रहे। पहला क्वेश्चन की संयुक्त वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए, दूसरा सरल वाक्य में बदलिए। उस तरह जो है आपका जो है एक क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आश्रित उपवाक्य से आता है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो मैंने इसको बहुत विस्तार से बताया हुआ है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये PYQ है, पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है कि मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। अब ये क्वेश्चन आपको सरल में बनाना है, तो इसका सरल सोचिए और हटा देना है बस। तो मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, इसका ट्रिक क्या है कि एक ही क्रिया रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड पार्ट जो वाच्य है। वाच्य के 4 अंक आते हैं। वाच्य आपको पता है कि 3 ही वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहला कर्तृवाच्य शॉर्ट में समझिए कि कर्ता प्रधान होगा और ने चिन्ह होगा, जैसे राम ने पत्र लिखा, ये देखिए ने, इसको ध्यान रखना है कि इसमें ने आ गया तो कर्तृवाच्य। सेकंड है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में द्वारा लगता है, मतलब कि इसमें कर्म प्रधान होता है, से या द्वारा इसकी पहचान है, मतलब ऑब्जेक्ट कंपलसरी रूप से होगा। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा, ना तो कर्ता प्रधान होगा ना तो कर्म प्रधान होगा, बल्कि इसमें भाव ही है। इसमें सिंपल ये याद रखना है कि देखिए एक से अगर करता है तो से होगा या फिर असमर्थता पर व्यक्त किया जाएगा। इसके लिए भी मैंने 15 मिनट का एक वीडियो बना रखा है जो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब वाच्य के लिए 5 सेकंड रूल ऐसे समझिए कि अगर कर्तृवाच्य है तो कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य है तो के द्वारा या से लगा रहेगा, और भाववाच्य में है से लगा रहेगा और नहीं का भाव होगा। देखिए इसमें ध्यान ये जरूर रखना है कि सकर्मक या अकर्मक क्रिया जरूर जांचें कि कौन सी क्रिया है, ठीक है। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जैसे माता जी द्वारा मेरी प्रशंसा सुनी गई, पहला क्वेश्चन। तो इसको कह रहा है वाच्य में बदलिए, रूपांतरण कीजिए कर्तृवाच्य में। तो क्या करना है, कर्म से कर्तरी में क्या करेंगे, कर्तरी में क्या होता है, ने लगा देना होता है, तो द्वारा हटा के ने लगा दीजिए कि माता जी ने मेरी प्रशंसा सुनी, ठीक है। इसको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि बाल गोविंद भगत प्रभातिया गाते थे, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कर्मवाच्य में बदलना है। तो स्वाभाविक है कि इसमें द्वारा लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि बाल गोविंद भगत द्वारा प्रभातियाँ गाई जाती थी। अब थोड़ा सा थर्ड पार्ट पे बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, पद परिचय। पद परिचय का सिंपल रूल है कि भैया कोई भी शब्द दिया आपको, उस शब्द को व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या आपको लगता है कि वो शब्द क्या है,
तो इसके बारे में मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना रखा है और बच्चों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पद परिचय में क्या लिखते हैं इसको समझिए कि पद का भेद, पद यानी शब्द का भेद। जैसे कोई भी शब्द है वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो पद बन गया, तो क्या है वो, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, ठीक है, ये लिखना है। जैसे मैं इसको इस शॉर्ट में मैं बताता हूँ, जैसे मान लो लिखा है राम आम खाता है, राम अंडरलाइन है, बोला आपसे कि राम का पद परिचय दीजिए, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा में कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या हो जाएगा उसके अलावा, लिंग, कौन सा लिंग है, तो राम स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे। वचन क्या, एक वचन है कि बहुवचन है, अगर लगता है कोई एक वचन है तो एक वचन लिखिए। कारक, कारक में क्या है, कर्ता कारक है। और क्रिया से क्या संबंध है, या विशेष, अगर विशेषण वाला कोई पद आता है तो उसमें विशेष भी लिखना होता है, ठीक है। अब ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ये डिट्टो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें कोई हेरफेर नहीं आएगा। जैसे सामने देखते रहें, या अपनी, अपनी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। अंडरलाइन जो है, अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तीसरा देखिए और है, और क्या, समुच्चयबोधक योजक है, ठीक है। ग्रंथ क्या है, संज्ञा है। आप देखेंगे कि जो अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, आपको वही जवाब देना है। एक क्वेश्चन PYQ क्या कर लेते हैं, जो पिछले साल का है, आया हुआ है कि आज विज्ञान व परमाणु युग में सबसे नाजुक प्रश्न शांति ही है। देखिए शांति अंडरलाइन किया हुआ। अब वो व्याकरण की दृष्टि से शांति क्या है, तो आपको सिर्फ एक शब्द बात करनी है। तो शांति भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ये आपको लिखना होता है कि व्याकरण की दृष्टि से वो क्या है। इतना कर देंगे, आपके 1 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अलंकार। अलंकार से आपके टोटल 4 प्रश्न रहते हैं। 4 प्रश्न जो है वो आपको अलंकार के आधार पर होंगे। मैंने शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, हालांकि इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसको भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है कि कोई चीज़ की तुलना की जाती है। इसका देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि सासी से गायब रहेगा और योजक चिन्ह। देखो ये मेरा अपना पर्सनल माना हुआ है कि ज़्यादातर 90% केस में रूपक अलंकार में योजक चिन्ह जो हाइफन है, हाइफन का प्रयोग किया जाता है। और हाइफन का प्रयोग होता है तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के, जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना ले, चंद्र और खिलौना के बीच में हाइफन है, मतलब रूपक अलंकार है। तीसरा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहचान ट्रिक है कि ये शब्द आपको मिले, मानो, मनु, नीचे देखिए मनहू, जानो, जनु, जनु, ज्यों, ये शब्द आपको याद रख लेना है। आपको कविता अगर समझ में आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप सीधा इन शब्दों को देखिए। अगर ये शब्द आपको मिल जा रहा है मतलब ये है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में सीधा है कि कोई निर्जीव चीज़ है या फिर प्रकृति की कोई चीज़ है, उसका मानव जैसा व्यवहार किया जाए। मतलब ये कि इसमें क्रिया ऐसी होगी जैसे पेड़ हंसा, अब पेड़ कैसे हंस सकता है, तो मानव जैसा व्यवहार करता हुआ प्रकृति या निर्जीव चीज़ को दिखाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। हंसना, रोना, सजना, शर्माना, बोलना, ये सब मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है। आगे है लास्ट अतिशयोक्ति अलंकार। ये 5वां आपका अलंकार है। 10th बोर्ड में ये 5 अलंकार ही होते हैं और 5वां अलंकार को आपको याद होना चाहिए। इसमें अतिशयोक्ति में क्या होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, असंभव सा लिखे, मतलब बात को बढ़ा, जिससे मेरे पैर मारते ही ज़मीन धस के, ज़मीन कैसे धसेगा, या तलवार निकालते ही बिजली कड़क उठी, बिजली कैसे कड़केगी तलवार निकालने से, ठीक है। तो ये बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। एक चीज़ बहुत, मैं कॉपी चेक करता हूँ बोर्ड में तो ये चीज़ देखता हूँ कि बच्चे ना इसका नाम ही नहीं लिख पाते। तो बच्चों कम से कम आपको नाम लिखना आना चाहिए। अब मेरा एक जो सिंपल बनाया हुआ है क्विक टेबल बोर्ड एग्जाम का, वो देखिए, इसको आप कहीं लिख के रख लो सामने जहाँ पढ़ते हो। जैसे उपमा में क्या है, तुलना, शब्द क्या है, सासी से। रूपक में क्या होगा, वही रूप, सेम रूप बता दिया गया, वाचक शब्द गायब रहेगा। तीसरा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होगा, कल्पना होगा, जानो, मानो, जनु, मनु, ये सब शब्द मैंने बताया आपको। मानवीकरण में क्या होता है कि प्रकृति को इंसान बता दिया गया, और अतिशयोक्ति में असंभव सा वर्णन है। अब इसको देखते हैं कि बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन था। बोर्ड में आपका क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपको। और देखिए पहला से, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। अब देखिए मान लो आपको और समझ में आ रहा तो एक शब्द तो नीचे देखिए, पहला शब्द मानो। मानो मतलब किस में आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी PYQ में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या मानवीकरण, कौन सा अलंकार है। देखो चंद्र और खिलौना के बीच में योजक चिन्ह, योजक है, हाइफन लगा हुआ है,
तो इसका मतलब क्या है, रूपक अलंकार। मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था कि अगर दो शब्दों के बीच आपको हाइफन लगा हुआ दिखे तो समझ जाओ कि वो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब थोड़ा सा जीरो मिस्टेक स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। देखो टॉपर कैसे बनना है, इसमें 16 में 16 कैसे लाना है। एक तो ओवर राइट नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, मान लो अलंकार पूछा या समास अलंकार या वाक्य भेद पूछा, एक साथ ना दो लिख दिए या फिर क्या कहते हैं एक पे दूसरा लिख दिए। ओवर राइट मत कीजिए। अगर आपकी गलती हो जाती है तो एक क्रॉस करके उसके बगल में उसके आंसर लिखिए। एक प्रश्न एक ही उत्तर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन के दो दो उत्तर लिख दिए। जैसे मान लो अनुप्रास भी लिख दिया, रूपक भी लिख दिया एक ही क्वेश्चन के उत्तर में। आपको ये काम नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो उसमें 0 दिया जाएगा। शुद्ध व्याकरणिक शब्द, शुद्ध व्याकरणिक शब्द। अब देखो मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, मैं बोर्ड का भी प्री बोर्ड के आपके कॉपी चेक किया था 10th बोर्ड के, तो होता ये है। और कई बार पिछले साल भी बोर्ड एग्ज़ाम का भी चेक किया। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही दुख के साथ बता रहा हूँ कि बच्चों को मान लो 5 अलंकार है, 5 अलंकार जो है 5 अलंकार के नाम नहीं पता होते हैं। अब सोचिए आपने साल भर पढ़ा अलंकार को और आप 5 ही अलंकार है, 5 शब्द, यानी 5 शब्द आपको लिखना नहीं आता। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। तो ये आपको कम से कम नाम तो पता होने चाहिए। मेरा ये सिंपल तरीका है, अगर आपको कोई शब्द लिखने में मिस्टेक हो रहा है तो उसको 10 बार लिखिए, ठीक है। और साफ हैंड राइटिंग हो और कम लिखो सटीक लिखो। देखो कम लिखो सटीक लिखो का सीधा सीधा मतलब है कि बहुत ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं आते। जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा गलती के चांस बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही आसान CBSE वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।